हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का 10 बजे के एमसीक्यू सीरीज में। मैं आपको आज पॉलिटी का सीरीज लेकर आया हूं और सर आपको हिस्ट्री का सीरीज लेके आते हैं। संडे को करंट अफेयर्स का सीरीज चलेगा। इसके अलावा और सभी सब्जेक्ट के सीरीज धीरे धीरे चालू कर दिए जाएंगे। तो आप कहा जाएगा कि पर डे, मेरा यही कहना है कि पर डे एमसीक्यू ज्वाइन करना ना भूले, क्योंकि इससे आपको कहीं एक बहुत अच्छा रिवीजन जानते भी होंगे। तो रिवीजन वहाँ पर जुड़िए और हमसे आंसर देने का प्रयास करिए। तो चलिए सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का जो टॉपिक है वो फंडामेंटल राइट का टॉपिक है। तो चलिए सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि मौलिक अधिकार शीर्षक भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? यदि मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है। टोटल अनुच्छेद कितने हैं जी? अनुच्छेद है 395, 395। इसे तो 450 प्लस हो गए हैं। 395 मूल संविधान में। और भाग की बात करते हैं तो भाग क्या है? 22 भाग है। सूची 3 है, अनुसूची 12 है। 8 + 4 12। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किसके अंतर्गत आते हैं? तो भाग 2 के अंतर्गत आते हैं नागरिकता। ये पिछले क्लास में मैंने बताया है, नागरिकता, सिटीजनशिप। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निदेशक डीपी एसपी। और भाग 5 में क्या है? संघ, यूनियन, जिसमें कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, ये सब है। भाग 6 में राज्य है। तो चलिए यहां पर क्वेश्चन हो गया कि मौलिक अधिकार किस में आता है? तो भाग 3 में। आंसर क्या हो गया? बी। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को। मेरे से पहले मैं बोला हूं कि मेरे से पहले आंसर लगाने का कष्ट करिए। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं आता है? तो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बिल्कुल 19 में है। शांतिपूर्ण सभा जुलूस करने के लिए, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है। लेकिन संपत्ति का अधिकार, ये आपको स्वतंत्रता के अधिकार क्या मौलिक अधिकार से इसको हटा ही दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हटा करके अनुच्छेद 300 के ए के अंतर्गत कानूनी अधिकार में रख दिया गया। 300 ए में किस लीगल राइट में? कानूनी अधिकार हो गया है। एक क्वेश्चन ए भी पूछता है कि इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो उसका भी आंसर आता है संपत्ति का अधिकार। ये आपको हटा दिया गया और हटा करके संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा 1978 में इसको हटा करके इसको लीगल राइट में कानूनी अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 300 के ए में जोड़ दिया गया। ये भी बात को ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अनुच्छेद 32 किस महत्वपूर्ण अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 32 में क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस महत्वपूर्ण अधिकार से संबंधित है? तो चलिए यहां पर देखिएगा। अच्छा, यहां पर तो आंसर ही आ गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ए है 25 से, अनुच्छेद 25 से 28 में। शिक्षा का अधिकार 21 के ए में है, 21 के ए में है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से लेकर के 35 तक में है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ना, अनुच्छेद 32 से संबंधित है। अनुच्छेद 32 के अनुसार 5 तरह के रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के अंतर्गत 5 तरह के रिट जारी करते हैं। हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा, ये 5 तरह के रिट जारी करने का अधिकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? अस्पृश्यता का अंत, तो चलिए, अस्पृश्यता क्या है? एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद किसमें है? अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 16 में क्या है? तो 16 में क्या है? लोक नियोजन में समानता, यानी सरकारी नौकरी में समानता, सरकारी नौकरी में समानता, लोक नियोजन में समानता। अनुच्छेद 17 में क्या है? अनटीचबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। अब 15 में क्या है? जाति धर्म लिंग के आधार पर समानता। क्या है जी? जाति धर्म लिंग जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर समानता। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 17 क्या है? कि अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है, यानी छुआछूत, किसी को अछूत नहीं कहते हैं, अनटीचेबल नहीं कर सकते हैं। इसको किस अधिनियम के द्वारा? तो धारा 17 के द्वारा, धारा 17 के द्वारा, सॉरी, धारा 17 के द्वारा 1955 में दंडनीय अपराध घोषित किया। कब किया गया? 1955 में दंडनीय अपराध घोषित किया गया धारा 17 के द्वारा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? जीवन के अधिकार में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का तो अधिकार है ही है, राइट टू लाइफ। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, ये भी है। विदेश यात्रा करने का अधिकार, ये भी है। लेकिन जीवन में सरकारी नौकरी पाने का कहीं अधिकार नहीं है। क्योंकि आप ही देख लीजिए कि बिहार में कितने लोग सरकारी में है, कितने लोग प्राइवेटेशन के अलावा या बिजनेस के अलावा या अपना स्वरोजगार के अलावा या एग्रीकल्चर पर निर्भर करते हैं। तो सरकारी नौकरी पाने का अधिकार कहीं भी, ये आपको फंडामेंटल राइट नहीं है। और यहाँ पर अनुच्छेद 21 के अंतर्गत यही बातें हैं। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। सरकारी नौकरी में समानता की बात यदि कहा जाता है तो अनुच्छेद 19 में है, लेकिन कहीं भी सरकारी नौकरी पाने का अधिकार है ये बात नहीं है। तो फिर लाइन क्यों लगा रहता? अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन की यदि बात करते हैं तो अनुच्छेद 23 और 24 का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य की शक्ति पर अंकुश लगाना, इससे कोई मतलब नहीं है। धार्मिक प्रथाओं को विनियमित करना, कोई मतलब नहीं है शोषण के विरुद्ध में। चूंकि ये है जो है ना, धार्मिक प्रथा से अगर कोई अनुच्छेद रिलेटेड भी है तो ये अनुच्छेद 25 से 28 में है। और शोषण आपको 23 और 24 है। ये क्या है जी? 25 से 28 के बीच में है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये आपको स्वतंत्रता का अधिकार है। तो विचार अभिव्यक्ति की बात करते हैं तो 19 है, तो 19, 21, 19, 20, 21 और 22 में है। लेकिन यहां पर शोषण का जो है ना 23 और 24 में है। व्यक्तियों के शोषण की रक्षा करना, कोई किसी को अवैध गलत ढंग से उसका उपयोग ना करे। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने वाला 86वें संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 86वें संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? इसका जवाब आता है 2002 में, 2005 में, 2009 में, 2010 में। यदि बात करते हैं तो संविधान का 86वां संशोधन जो हुआ था ये आपको 13 दिसंबर 2002 को पास किया गया था, पारित हुआ था। लेकिन यह लागू कब हुआ? तो लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 में। और आप जानते हैं कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार कानून, आरटीई जो आया था वो कब आया था? आरटीई, जो लोग को टीचर होंगे वे लोग जानते होंगे। आरटीई सीटेट वाले बैच में, स्टेट वाले बैच में सब लोग पढ़ते हैं। आरटीई राइट टू एजुकेशन आया था 2009 में, शिक्षा के अधिकार कानून, जिसमें कि 7 अध्याय है और 38 धाराएं हैं। अध्याय है और आरटी में 38 धारा है कि कैसे कैसे बच्चा टीसी मांगेगा तो देना है कि नहीं देना है, आपको क्या क्या बातें उसमें होनी चाहिए,
कब कब स्कूल का मीटिंग होता है, स्कूल का पदाधिकारी कौन होता है, उसमें अभिभावक का क्या रोल होता है, ये सब इसमें है आरटी में। और आरटी बना उसके बाद से 2010 में ना लागू किया गया शिक्षा के अधिकार कानून। ये आपको है अनुच्छेद 21 के ए में लागू किया गया। कहाँ किया गया? अनुच्छेद 21 के ए में, क्योंकि जितना आपके लिए पढ़ना जीना जरूरी है उतना आपके लिए पढ़ना जरूरी। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है? राज्य जो है महिलाओं एवं बच्चों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष प्रावधान कर सकता है? अनुच्छेद 14 में कानूनी समानता है, 16 में सरकारी नौकरी में, 19 में बोलने की स्वतंत्रता है। तो जाति धर्म लिंग, अगर लिंग की बात होता है तो यहां पर महिलाओं और बच्चों, तो यहां पर लिंग क्लियर हो गया, तो इसलिए अनुच्छेद 15 के 3 के अंतर्गत। आपको नहीं भी समझ में आता है तो अनुच्छेद 14 में क्या है? कानूनी समानता। 15 में क्या है? जाति धर्म लिंग और जन्मस्थान के आधार पर समानता। लिंग आ गया तो यहाँ पर महिला और पुरुष आ गया ना जी। अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरी में समानता, 17 में अस्पृश्यता का अंत, 18 में उपाधि का अंत, 19 में बोलने की आजादी। आइए बंधुआ मजदूरी बॉन्डेड लेबर की बात करी जाए तो प्रतिषेध कानून कब बना, मैंने किस अनुच्छेद के अंतर्गत बना? तो अनुच्छेद 22 में है कि गिरफ्तार व्यक्ति की सुरक्षा की बातें की जाती है। 23 में क्या है? बंधुआ मजदूर की बात की जाती है। मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम प्रतिषेध, मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम प्रतिषेध। 14 में क्या है कि 24 में क्या है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम पर नहीं रखा जा सकता है, उसके लिए भी कंडीशन दे दिया, 18 वर्ष के बच्चे को ही रखा जा सकता है, व्यक्ति को। और अनुच्छेद 25 में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता। इसी के अंतर्गत ना एक व्यक्ति को कृपाण रखने की आजादी है, सिखों को कृपाण रखने की आजादी, तलवार रखने की आजादी है, पगड़ी बांधने की आजादी है, उनको हेलमेट जबरदस्ती नहीं पहनाया जा सकता है, पगड़ी यदि बांधे हैं तो। ये धार्मिक स्वतंत्रता, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, 25 से 28 में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सूचना के अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, किस मौलिक अधिकार का व्युत्पन्न माना जाता है? सूचना के अधिकार, यानी सूचना के अधिकार कब आया था? 2005 में आया था। राइट टू इंफॉर्मेशन कब आया था? ये अधिकार आया था 2005 में। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई जो आया था ना, आरटीआई, ये 2005 में कानून बन के आया था। तो किस मौलिक अधिकार का व्युत्पन्न माना जाता है? आंसर बताइए। अनुच्छेद समानता के लिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, व्यक्ति के जीवन व्यक्तिगत के लिए, उपयुक्त सभी, इस सब के लिए आया था। यानी इस तरह से केवल राष्ट्र के, केवल उसी बात की सूचना दी जाएगी जो राष्ट्रीय मामलों के लिए गोपनीय है, बाद बाकी सभी मामलों को दिया जाएगा सूचना। जो राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए घातक है वो सूचना नहीं दी जाएगी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन। अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यक की यदि बातें करते हैं तो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी वर्गों के लिए यहां पर अनुच्छेद 29 और 30 ही है, मात्र 2 अनुच्छेद है। किस अनुच्छेद में है? 29 और 30 में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण इसी में है। तो शैक्षिक संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये तो सीधे हट गया। अब 2 ही मात्र अनुच्छेद है, 29 और 30, अल्पसंख्यक वर्गों की बात करते हैं। तो अब आप लोग सही गेस करिए इसमें से आंसर क्या होगा? या अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है 29 में, अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों का वर्णन है अनुच्छेद 30 में। क्लियर? यदि कुछ नहीं समझ में आए, अगर एमसीक्यू सीरीज लगाते हैं तो आप लोग मेरे से पहले दीजिए, इसीलिए बोले हैं कि लाइव जुड़िए और मेरे से पहले यहां पर आंसर दीजिए, ताकि आपको उसके पहले वीडियो देखने को न मिले। और रिकॉर्डेड में क्या होता है कि लोग बढ़ा बढ़ा के देख लेता है बाद में। तो लाइव में यदि जुड़िएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको यही समझ में आए तो आप जो आंसर नहीं होगा उसको कट करिए, तो आपके पास समय का भी एक कहीं ना कहीं बाउंडेशन रहेगा। सर को बदलने से पहले मैं इस आंसर को दे लूं, स्वतः आंसर सही और गलती होते जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रीट किसी व्यक्ति को यह दर्शित करने के लिए, बुलाने के लिए जारी की जाती है कि उसे किस अधिकार द्वारा पद धारण करना है? तो यदि देखिएगा
5 तरह के रीट होते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, यदि किसी व्यक्ति को बंदी करना है, बंदी बनाना है, तो उसे सक्षम न्यायालय में, उसे सक्षम मजिस्ट्रेट के यहाँ उसे पेश करना पड़ेगा। परमादेश मतलब होता है ऊपर का आदेश, ये लगता है लोक अधिकारियों पर। प्रतिषेध ये लगता है न्यायिक अधिकारियों पर। और अधिकार परीक्षा लगता है यदि कोई व्यक्ति गलत ढंग से उस पद को प्राप्त कर लिया है तो न्यायालय उनसे पूछ सकती है कि क्या आप इस पद पर बने रहने के काबिल है। एक घटना एक बार हुई थी 12 जून 1975 को, इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट पूछा था कि क्या आप इस पद पर बने रहने के काबिल है 1971 के चुनाव के मामले में। इसका सही जवाब क्या होगा? वारंटो। अधिकार परीक्षा बुलाया जाता है कि क्या वह पद धारण करना है, क्या इस पद धारण करने के योग्य है। यदि कोई व्यक्ति जो होता है गलत ढंग से उस पद को प्राप्त कर लिया है, अगर उसमें बगलिंग घोटाला है तो कोर्ट में मामला जाएगा, तो कोर्ट उसे पूछ सकता है किस रीट के अकॉर्डिंग, वारंटो रीट के अकॉर्डिंग, कि क्या आप इस पद पर बने रहने के काबिल है। मैंने डेट भी बताया था कि 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट बुलाया था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संदर्भ में दोहरे दंड का संरक्षण किस अनुच्छेद द्वारा प्राप्त किया जाता है? दोहरे दंड का संरक्षण मतलब कि यहां पर है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जाएगी। दोहरे दंड का संरक्षण यदि होता है, अगर मान लीजिए किसी केस में हम अगर सजा पा चुके हैं तो उसी केस में हमको दोबारा सजा नहीं दिया जाएगा, दूसरे केस में मिलेगा। दोहरे दंड का प्रोविजन तो 21 में है, अनुच्छेद 20 के 1 में, 20 के बड़ा झुरा दिया जी। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। 22 में है कि गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण जो है, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे सुरक्षा देना आपकी जिम्मेवारी बनती है। अब यहाँ पर तो बी, सी और डी तो होगा नहीं, 20 के 1 और 20 के 2 ही आंसर होगा। तो यदि दोहरे दंड की प्रोविजन है कि एक व्यक्ति को एक अपराध के दोबारा सजा नहीं दिया जा सकता है, तो अनुच्छेद 20 के 2 में है। तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि 20 के 1 में क्या है, तो दो सिद्धि संबंधी संरक्षण है। जब तक ले वह उसकी दो सिद्धि नहीं होती है तब तक आरोपी और दोषी में अंतर होता है। चलिए क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार टॉप हो गया, एक क्वेश्चन जो है ऑप्शन के अनुसार टॉप हो गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तारी निरोध संरक्षण किस अनुच्छेद द्वारा प्राप्त होता है? गिरफ्तारी निरोध संरक्षण माने गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद द्वारा प्राप्त होता है? अगर मानिए कि अगर कोई व्यक्ति को गिरफ्तारी संबंधी संरक्षण की बात करती है तो 20 में तो बता ही चुके, 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, 23 में है शोषण के लिए, और 23 और 24 में है कि मानव दुर्व्यापार एवं बलात्कार प्रतिषेध 23 में है। अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। इसमें बहुत सारे क्लॉज आते हैं जिसमें कि ऐसा है कि कोई बड़े संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति हो, उसे गिरफ्तारी के लिए जैसे कि प्रधानमंत्री हो तो राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ेगा। आप लोग एक बार नायक मूवी देखे होंगे, उस नायक मूवी में बता रहा है कि बच्चों सीएम कोई रोड पर चलता हुआ आम नागरिक नहीं है कि जब मन किया तब उठाए और हौलात में ठूस दिए, जाओ गवर्नर से परमिशन लेकर के आओ। अगर मान लीजिए विधानसभा चलने वाला है, चल रहा है, अगर दीवानी मामला है तो उसके 2 महीना पहले 60 दिन पहले उसे अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता है। इस तरह का प्रोविजन है। अब फौजदारी मुकदमे के मामले में अलग कंडीशन है, लेकिन दीवानी मुकदमे के मामले में उसे उठाया नहीं जा सकता है। तमाम बातें हैं। चलिए एक सूचना आपको दे देते हैं। एक आपको सूचना है, यहाँ पर बीपीएससी का प्रज्ञान बैच आया है जो कि स्पेशल मेंस वाले ओरिएंटेड बच्चों के लिए है। इसका फी है 2,999 रुपये। पूरे टीम पढ़ाएंगे, फुल सिलेबस होगा। यहाँ पर लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास होगा, कंप्लीट सिलेबस किया जाएगा, 200 घंटे प्लस क्लास चलेगा। और बाद बाकी जो है यहाँ पर जो है आपको थ्योरी बेस्ड क्लास रहेगा। सबसे विशेष बात यही है कि इसमें आपको आंसर राइटिंग चलाया जाएगा। इसके अलावा एक और बैच यहाँ पर अगस्ता को लेके आए साइंस एंड टेक का। जिन लोगों को साइंस एंड टेक में दिक्कत, सब यहाँ पर फीचर्स लिखा हुआ है, फीचर्स को देख सकते हैं। 799 रुपये इस बैच का चार्ज है। अगर आर्ट एंड कल्चर में दिक्कत है, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री है और करेंट रुपया का आप मेंस ओरिएंटेड दोनों बैच है, तीनों बैच है। उसके बाद एक
यहाँ पर मेंटरशिप प्रोग्राम की बातें की जाती है। जो लोग सिलेक्टेड लोग हैं कि इस लड़का का मेंटरशिप बहुत आपको कारगर साबित होगा, क्योंकि बीपीएससी का सेकंड टाइम एसआई पास किए हैं। इनसे मिलिएगा, ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इसका मतलब होता है कि बार बार रिजल्ट देना कोई साधारण चीज नहीं। इसके अलावा यदि बात करते हैं तो एक प्रीलिम्स का कोर्स आया है, एक प्रीलिम्स का कोर्स लेके आया है विकास सर फिजिक्स का ₹100 में। इसके अलावा हिस्ट्री का एक कोर्स है कंप्लीट। जो लोग हिस्ट्री में कहीं भी प्रॉब्लम है, मान लीजिए पढ़े हैं, डाउट हो रहा है, तो ये भी आपको प्रीलिम्स टाइप का है, जिसमें कि बीपीएससी एडीओ सब बैच को ज्वाइन करेगा, जिसमें अब 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन रहते हैं। ये ₹699 का बैच है। चलिए, यही सूचना थी। मैं फिर आ रहा हूं अपने क्वेश्चन के साइड की ओर। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कहता है कि सैनिक शिक्षा के अलावा किसी शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में भाग लेने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो देखिएगा, यहां पर यदि बात करते हैं तो 29 तो यहां पर माइनॉरिटी के लिए अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। 25 में क्या है कि 25 अनुच्छेद कहता है कि यहाँ पर व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता की अधिकार है। व्यक्ति को अपने अनुसार मन के चॉइस के अनुसार धर्म को मान सकता है। 25 में क्या है, सॉरी 26 में क्या है कि धर्म के मैनेजमेंट की बातें कही गई है। 27 में क्या है, धार्मिक पैसों में ट्रस्ट हो गया या धार्मिक पैसे हो गया या एनजीओ हो गया, उसमें टैक्स रिलैक्सेशन की बात करता है, टैक्स रिलैक्सेशन की। अनुच्छेद 28 में क्या है कि सैनिक शिक्षा के अलावा किसी शैक्षिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में भाग लेने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है। वह धर्म को मान सकता है, स्वेच्छा के अनुसार अपने धर्म को मान सकता है, उसको आगे बढ़ा सकता है, बाध्य नहीं किया जा सकता है। मतलब कि मदरसा में या संस्कृत शिक्षा बोर्ड में किसी को पढ़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। कौन सा अनुच्छेद कर रहा है, अनुच्छेद 28। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी भी वर्ग के नागरिक के लिए स्थानों, होटल आदि के उपयोग किस आधार पर प्रतिबंधित नहीं है। धर्म के आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है, नस्ल के, जाति के उपयोग सभी। अब देखिएगा कि सार्वजनिक स्थानों पर आप नहीं कर सकते हैं कि आप ईसाई हैं, आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप जैनिज्म है, इसके अनुसार आपको नहीं बैठने देंगे, या नस्ल गोरे काले के आधार पर या जाति के आधार पर नहीं कर सकते। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी भी प्रकार के बेगार यानी फोर्सेड लेबर की बात करता है। फोर्सेड लेबर का किस अनुच्छेद में इसका डिफाइन किया गया है, अनुच्छेद 22 में। यहां पर गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण है, मैंने अभी बताया। 24 में क्या है, 14 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है। 25 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता। तो यहाँ पर फोर्सेड लेबर बेगार, मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम। बेगार मतलब बलात्श्रम, जबरदस्ती काम कराना, बिना पैसा के काम कराना, उसको बेगार बोलते हैं। बलात्श्रम प्रतिषेध इसमें है, 23 के ए में है। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। आप लोग एक बात को ध्यान रखिए कि 10 बजे वाले सीरीज को, 10 बजे का जो सीरीज ये चल रहा है, 3 दिन हिस्ट्री चल रहा है, 3 दिन पॉलिटी चल रहा है, संडे को आपको करंट अफेयर्स का चलेगा। आप लोग जुड़ना न भूले। और सबसे बड़ी बात है, इससे बहुत बड़ा एक रिवीजन होगा, आपको एक बहुत बड़ा रिवीजन पॉइंट मिलेगा, और बारंबार सुनने से आपको याद हो जाएगा, और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सब जानता हूं। तो मेरे बताने से पहले आप लोग कर दीजिए, लेकिन लाइव डेली जुड़िए, डेली जुड़िए, डाउट हो तो उसको कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य द्वारा प्रदान किए गए सार्वजनिक रोजगार के विषय में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है। अवसर की समानता, समान अवसर की समानता, रोजगार के क्षेत्रों की यदि बात करते हैं तो अवसर की समानता अनुच्छेद 14 में क्या है, कानूनी समानता। 15 में क्या है, जाति धर्म। 17 में क्या है, स्पेशता। यहाँ पर सरकारी नौकरी अवसर की समानता, लोक नियोजन की समानता, ये सब किस में है, अनुच्छेद 16 में है। हम इतना बार इस सीरीज में बारंबार अनुच्छेद का जिक्र कर दिए हैं कि अगर सीरीज को आप देख ले तो आपको स्वतः सभी अनुच्छेद रटा जाएंगे जितने ऑप्शन में है लगभग। किसी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर सार्वजनिक पदों के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है।
मैंने कहा है जाति धर्म लिंग के आधार पर समानता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 15A में। 16 में क्या है? लोक नियोजन में समानता। चलिए 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा यहाँ पर आंसर है कि मूल धर्म वंश जाति लिंग के उद्भव के आधार पर यहाँ पर किसी व्यक्ति को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। अनुच्छेद 15 के एक अकॉर्डिंग जाति धर्म लिंग के आधार पर समानता की बातें कहता है। कोई डाउट? अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय जीवन जीने का अधिकार राइट टू प्राइवेसी जो केस आया था 2017 में आया था, राइट टू प्राइवेसी का डिग्री हुआ था जस्टिस के ए पुट्टा स्वामी केस में 2017 में राइट टू प्राइवेसी आया था। राइट टू प्राइवेसी यही आंसर होगा। जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी केस में था जिसमें कि आर्टिकल जो आया था इसमें बताया गया था राइट टू प्राइवेसी का आर्टिकल जो बताया गया था ये अनुच्छेद 14 में है। ये अनुच्छेद बिल्कुल 14 में है। उसके बाद से अनुच्छेद 19 में है। उसके बाद से अनुच्छेद 21 में है। यही आर्टिकल में राइट टू प्राइवेसी की बात की गई थी 14, 19 और 21 आर्टिकल में। आप लोग तो केशवानंद भारती केस जानबे करते होंगे, सायरा बानो केस जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो इस केस को कभी और आगे चर्चा कर दिया जाएगा क्योंकि समय का भी सीरीज को ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। अगले की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है का प्रमाण किस केस में दिया गया है? मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है या किस केस में दिया गया है? तो आपको देखिएगा कि मौलिक अधिकारों में एक बार केस हम एक वीडियो दे देंगे टोटल केस के विषय में अलग से, चाहे वो मुंबई केस हो, मिनर्वा मिल्स वाद केस हो, गोलकनाथ केस हो, एक इसके लिए एक वीडियो हम दे देंगे अलग से यूट्यूब पर। इस केस को टोटल चर्चा कर देंगे। यहाँ पर मौलिक अधिकारों के संशोधन संबंधी जो प्रमाण है ना वो केशवानंद भारती केस से रिलेटेड है। एक मैं अभी इस आज के सीरीज में एक प्रॉमिस कर रहा हूं कि जितने केस है 20 का और 21 का सबको अलग से एक वीडियो देकर के मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना? नहीं तो इस सीरीज का टाइम जो होगा लंबा हो जाएगा। इसको जो टाइम फिक्स है उस टाइम को बढ़े नहीं, इसलिए मैं आपको प्रॉमिस किया कि जितने केस है आर्टिकल 20 और 21 के इन सभी केस को एक अलग से वीडियो दे दूंगा। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना देर का वीडियो जाए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों पर संकट काल के दौरान लगाई जा सकती है। संकट काल के दौरान क्या लगाई जा सकती है? अगर मौलिक अधिकारों पर रोक हो तो संकट काल के दौरान केवल राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, केवल वित्तीय आपात लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपात और राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर अनुच्छेद 356 के दौरान, केवल युद्ध की स्थिति में। संकट काल के दौरान मौलिक अधिकारों का रोक लगाया जाता है। इसका आंसर बताइए जल्दी। यदि बात होता है मौलिक अधिकारों का तो केवल राष्ट्रीय आपात के दौरान मौलिक अधिकारों का रोक लगाया जाता है। जैसे ही राष्ट्रीय आपात लागू होगा तो अनुच्छेद 19 जो होगा ना स्वतः निलंबित हो जाएगा, स्वतः निलंबित हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, स्वतः निलंबित हो जाएगा जैसे ही। अब वित्तीय आपात 360 में है तो वित्तीय आपात तो आज तक इंडिया में लगा ही नहीं है। और रह गया सवाल कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होते हैं, तो ऐसा थोड़े कि मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे। केवल राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। इसलिए आंसर क्या होगा? आंसर ए होगा। कंफ्यूज नहीं करना है, एक क्वेश्चन बारंबार पूछे जा सकते। युद्ध की स्थिति में अगर इमरजेंसी नहीं लगे तो कोई मतलब नहीं बनता है। स्थिति से क्या मतलब है? अभी लगता है कि भारत पाकिस्तान वार हो जाएगा, क्या मतलब है? अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। किसी भी भूभाग में निवास करने और बसने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता प्राप्त है? किस अनुच्छेद के तहत प्रदत्त स्वतंत्रता का हिस्सा है? तो देखिएगा यहां पर ना टोटल अनुच्छेद 19 में ही आता है। 19 के ए बी सी डी ई एफ जी एच सब 19 में आता है। तो यहां पर कहता है किस अनुच्छेद के तहत यहां पर किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार प्राप्त है, तो इसका आंसर होगा 19 के ई में।
अब इसके लिए टोटल फंडामेंटल राइट में ना अनुच्छेद 19 के ABCDEFGH तक पढ़ाना पड़ेगा, F तक, G तक, टोटल पढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर बस केवल आंसर बता दिए, चूंकि टाइम सीरीज को मैं दोबारा बोल रहा हूँ। ये जो होगा अलग से एक फंडामेंटल राइट का टॉपिक आएगा, उसमें है मैं टोटल अनुच्छेद को ABCD को क्लियर करूंगा। मैं 2 चीज आज प्रॉमिस किया हूं, एक तो पहला जितने केस है उसका एक अलग से वीडियो। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। किसी भी व्यक्ति को उसके विश्वास, धर्म या उपासना की स्वतंत्रता के आधार पर करों के भुगतान से मुक्त नहीं किया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में है? यह किस अनुच्छेद में है? चलिए, किसी व्यक्ति को उसके विश्वास, धर्म और उपासना के आधार पर उसे करों के भुगतान से मुक्त नहीं किया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में है? तो मैंने बताया था कि अनुच्छेद 25 में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता। 26 में क्या है? धार्मिक प्रबंधन। 27 में क्या है? अनुच्छेद 27 में टैक्स रिलैक्सेशन की बात कही जाती है। यहां पर किसी धर्म विश्वास मानने के आधार पर उसे करों में के भुगतान से मुक्त नहीं किया जाएगा, लेकिन सामाजिक सरोकार के लिए वो काम कर रहा है तो ऐसी स्थिति में टैक्स रिलैक्सेशन की बात की जा सकती है, लेकिन व्यक्तिगत धर्म के आधार पर नहीं, सामाजिक उपकार के आधार पर किया जा सकता है। इसलिए इसका अनुच्छेद क्या होगा? 28। यहां पर क्या है? धार्मिक शिक्षा की बातें कही जाती है। और 29-30 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इसलिए न ए आंसर होगा, न ए आंसर होगा, न ए आंसर होगा, तो आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 27 होगा। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक अधिकारों के बारे में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक अधिकारों के बारे में सही है? ये पूर्ण निरपेक्ष है। दूसरा है कि इन्हें राष्ट्रपति के आदेश से निलंबित किया जा सकता है। ये राज्य के विरुद्ध परिवर्तनीय है, लेकिन निजी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं। देखिएगा, मौलिक अधिकारों की बात की जाती है तो राज्य के विरुद्ध जो है ना, यह परिवर्तनीय है, लेकिन निजी के प्रति नहीं। इनमें से किसी भी अधिकार को संसद द्वारा धारण और बहुमत समाप्त कर सकता है। मौलिक अधिकारों के बारे में सही कौन सा है? किसी भी अधिकार को संसद साधारण बहुमत से, साधारण बहुत विशेष बहुमत से होता है, ये भी गलत होगी, साधारण की जगह पर गलत। उसके बाद से इनमें से राष्ट्रपति के आदेश से निलंबित किया सकता है। मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति के आदेश से नहीं, इस संसद के द्वारा पास करना पड़ेगा निलंबन करने के लिए। हालांकि इसके लिए कोई अभी प्रोविजन आज तक हुआ नहीं है। यह पूर्ण और निरपेक्ष है। ये पूर्ण कहाँ है? तो अभी भी अपूर्ण है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट जाता है। इसका सही जवाब होगा ये राज्य के विरुद्ध परिवर्तनीय है, लेकिन निजी व्यक्तियों के विरुद्ध परिवर्तनीय नहीं है। एक क्वेश्चन जो होता है, एक कमीशन लेवल का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, इसका आंसर सी होगा। तो अभी मैं यहां पर इसी के साथ 25 क्वेश्चन का 10 बजे का MCQ सीरीज को समाप्त करता हूं, और आप लोगों से एक निवेदन करूंगा, आप लोगों से एक सलाह दूंगा कि आप लोग ना 7 दिन सप्ताह में जुड़ना ना भूले 10 बजे के MCQ सीरीज में। इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। रिवीजन सीरीज है, MCQ सीरीज, आप कहीं भी पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़े हैं, इस सीरीज को ज्वाइन करिए, और हम लोगों से पहले आप लोग आंसर यहाँ पर फटाफट कमेंट के माध्यम से दीजिए। मैं आपको पॉलिटी का सीरीज करा रहा हूँ, मुकेश सर आपको हिस्ट्री का सीरीज करा रहे हैं 3 दिन, तो संडे यानी 7 दिन 10 बजे। क्योंकि रिकॉर्डेड देखने में मजा नहीं है, जो लाइव देखने में मजा है। तो आप लोग लाइव देखिए और हम लोगों से पहले आंसर देने का प्रयास करिए। जय हिंद।